Assalamualaikum. You are going to learn business finance. The first question number 146 is, what is common stock valuation? Common stock valuation. The valuation of share or common stock is difficult due to not ever promising cash flow are known in advance. Life of investment is forever since common stock has no maturity. Market rate of return is not easily observable. इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि जो आपके शेयर कब तक बिकेंगे और उनकी उनकी कंप्लीट लाइफ जो है वो भी डन नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसका जो रिटर्न होता है वो भी इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है। यानी कि अगर 5 मिलियन शेयर जारी किए हुए हैं तो 2.5 मिलियन शेयर पे कॉमन स्टॉक मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं, तो हो सकता है आपके शेयर ही 2 मिलियन बिकें, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा। बिजनेस में नुकसान होगा। अगर आपके सारे शेयर बिक जाते हैं मतलब 5 मिलियन, तो फिर इससे बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, ये इसलिए इसको क्वेश्चन को मैंने थोड़ा समझाने के लिए लॉन्ग किया है। व्हाट इज जीरो ग्रोथ स्टॉक? ए शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इन विच in a company with the constant dividend is termed as zero growth type of stock, which implies that dividend 1, dividend 2, dividend 3 equal to dividend constant. इसका मतलब है इसका हर टाइम डिविडेंड जो है वो सेम ही देगा। यानी कि एक शेयर आपने खरीदे हैं 1 लाख, आपको एक साल में उन पर 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है हर साल उसका 2,000 ही प्रॉफिट होगा। दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल में उस शेयर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, यानी कि उसकी प्राइस में कोई इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। व्हाट इज जीरो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज P0, यानी कि इब्तदाई प्राइस ऑफ ए डिविडेंड इज D1/R-G। दिस इज कॉमन नोन एज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, where is R is the return rate and G is the ग्रोथ मॉडल ऑफ डिविडेंड। तो इससे क्वेश्चन करेंगे, आपको उसमें बताएंगे कांस्टेंट ग्रोथ रेट। इफ द डिविडेंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू डी देन द प्राइस इज। तो अगर आपका प्राइस रेट डिविडेंड जो है, ग्रोथ डिविडेंड जो है कांस्टेंट है, तो प्राइस ऑफ ए शेयर विल बी डिविडेंड ओवर रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज जीरो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट? तो जीरो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो तो हम उसमें लिखते हैं रिटर्न इक्वल टू रेट ऑफ ए नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट, यानी कि जिसमें नॉन कांस्टेंट हो, डिविडेंड इंक्रीज भी होता है, बढ़ सकता है, उससे हम लिखते हैं D1/P0 प्राइस, इनिशियल प्राइस ऑफ ए शेयर एंड प्लस ग्रोथ रेट, where P1/P0 is the dividend yield and G is the capital gain yield, यानी कि G is कैपिटल गेन कितना, यानी कि उस पर ग्रोथ हो रही है। What is common stock future? Stock has no special performance ever in paying dividend or in bankruptcy। ठीक है जी, जो कॉमन स्टॉक होते हैं वो ना तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं, वो आपको फिक्स प्रॉफिट देते हैं इन पेइंग डिविडेंड। ठीक है जी, और ना ही अगर बैंकरप्सी हो जाए तो आपको कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। शेयर होल्डर राइट्स, आपको सिर्फ क्या राइट्स हैं? आपको प्रॉक्सी वोटिंग, यानी कि वोट दे सकते हैं। क्लासेस ऑफ स्टॉक्स, ठीक है जी, और द राइट्स, डिविडेंड आपको मिलेगा जब आप कंपनी या बैंक के शेयर खरीदते हैं, वो आपको देते हैं। और द राइट्स फॉर एग्जांपल आपको वो रिपोर्ट देते हैं, फ्री कैश बुक देते हैं, या ट्रांजैक्शन कोई भी होती है कंपनी में और कोई सहूलतें होती हैं जो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आप। व्हाट
इज शेयर होल्डर राइट। शेयर होल्डर राइट क्या होता है? वन शेयर वन वोट control the organization by electing the director who is turn higher management to carry out their objective. Directors are elected usually each year at an annual meeting through a golden rules of one vote, one share by two procedure, one cumulative voting and two straight voting. There is a two type of shareholder voting rights. One is cumulative voting and second is straight voting. What is proxy voting? A proxy voting is a grant of authority by a shareholder to someone else to vote the shareholder share. यानी कि कोई शेयर होल्डर अपने राइट किसी और को दे दे कि मेरी जगह वोट आपने डालनी है, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। तो ये सवाल एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। What is primitive right? Zero non-constant growth rate. Shareholders sometimes have the right to share proportionately in any new stock sold. This is called a primitive right. Shareholders sometimes have the right to share proportionately in any new stock, यानी स्टॉक छोड़, अगर कोई शेयर होल्डर कोई नया स्टॉक शॉर्ट करना चाहे या लेना चाहे, उसमें उसका राइट होता है, तो उसको कहते हैं परमिटिव राइट। यानी कि उसको पहले परमिशन होती है ज़ीरो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अगर कोई ज़ीरो को नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, अगर कोई अच्छा शेयर मिल रहा है या किसी शेयर पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो बेचना चाहे तो बेच सकता है। What is dividend? Dividend paid to the shareholder representing a return on the capital directly or indirectly contributed to the corporation by the shareholder. The payment of the dividend is at the judgment of the board of directors. तो शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है ना, तो उस पे वो कॉरपोरेशन जो है एक शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट देती है, कंट्रीब्यूशन देती है। ये प्रॉफिट जो आता है इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम के बाद निकाला जाता है। तो प्रॉफिट वो कैसे निकाला जाता है? डिविडेंड ये ऐसे निकाला जाता है, प्राइस नेट इनकम ओवर नंबर ऑफ शेयर that are distributed among the shareholders। तो इस तरह उनका डिविडेंड निकल जाता है पर शेयर। तो वो डिविडेंड जो होता है वो बैंक या कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को देती है जो उसने उनके शेयर खरीदे हैं। तो इसलिए जब कंपनी जो है, अगर कंपनी कुछ अगर नेट इनकम में से कुछ इनकम जो है री इन्वेस्ट कर देती है, मसलन वो कहती है कि अगर 2 बिलियन प्रॉफिट हुआ है तो वो 1 बिलियन जो है वो अपनी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। 1 बिलियन जो होता है वो शेयर होल्डर को दे देती है। किसी को एक शेयर पे 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 17 रुपये, 17 रुपये शेयर होल्डर को देती है। तो वो जितने जितने शेयर होते हैं, अगर एक बंदे को 17 रुपये पर प्रॉफिट हुआ है, शेयर डिविडेंड मिला है, अगर उसके 1000 शेयर हैं तो उसको 17,000 रुपया मिल जाता है। तो हर कंपनियों का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, वो कोई 3 माह बाद देता है, कोई 6 माह बाद प्रॉफिट देता है, कोई साल बाद देता है। तो हमारे जो बैंकिंग जो है सेक्टर जो है ना, ये आपको इंटरेस्ट जो है वो साथ साथ देते रहते हैं 3, 4, 5, 600 रुपया। लेकिन जो डिविडेंड जो है वो साल के आखिर में देते हैं, यानी कि 6ठे माह के बाद यकम, यानी कि जुलाई से नया साल शुरू होता है, तो पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो 31 जून को वो शो करते हैं कि ये हमारा डिविडेंड है, तो ये शेयर होल्डरों को प्रॉफिट मिलेगा। व्हाट इज प्रेफर्ड स्टॉक? प्रेफर्ड स्टॉक फ्यूचर क्या है जी? स्टॉक विद डिविडेंड priority over common stock, normally with a fixed dividend rate and may sometime without voting right। ठीक है जी, इसमें आपको वो फिक्स डिविडेंड देते हैं। जैसे फिक्स सेविंग अकाउंट आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको फिक्स प्रॉफिट होगा, 700 रुपये होगा, लाख रुपये पे 800 होगा, 900 होगा। तो उसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होता, आप सिर्फ वो अपना उनका जो है ना अकाउंट यूज़ करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, तो वो आप
जो उनके शेयर खरीदते हैं ना, तो वो उनसे जो डिविडेंड मिलता है ना, वो आपको फिक्स डिविडेंड के तौर पर आपको दे देते हैं। मसलन आप मिज़ान बैंक के शेयर खरीदते हैं ना, तो वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से सिर्फ आपको 65% देते हैं, 45% वो खुद रखते हैं। लेकिन जो 65% जो आपको जो उससे 100% बनता है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट, तो बैंक जो होता है वो उसमें से जितनी ट्रांजैक्शन कास्ट होती हैं वो भी निकाल लेता है। मैनेजमेंट जो उन्होंने अपने ब्रोकर वगैरह रखे हुए हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो वर्कर रखे हुए हैं, उन सब की कास्ट निकालने के बाद जो है वो प्रॉफिट जो है बैंक अनाउंस करता है। उसमें से 45% बैंक खुद रखता है और आपको 55% देता है। तो ये तो बैंक के बारे में आपको बता दिया। Preference mean only that the holder of the preference share must receive a dividend before holder if common share are entitled to anything। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर ओनली दैट द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर मस्ट रिसीव ए डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें डिविडेंड जो है वो मस्त होता है। ठीक है जी। इसमें ये एमसीक्यूज में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। 157 व्हाट इज स्टेट वैल्यू ऑफ शेयर। स्टेटेड वैल्यू ऑफ शेयर। स्टेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि वो शेयर के ऊपर कितनी वैल्यू लिखी है। प्रेफर शेयर हैव स्टेटेड लिक्विड वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू। जो प्रेफर शेयर होते हैं वो हैव स्टेटेड लिक्विडेशन वैल्यू, उन पे पहले ही लिक्विडेशन वैल्यू लिखी होती है। कैश डिविडेंड इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डॉलर पर शेयर। ठीक है जी। कैश डिविडेंड इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डॉलर पर शेयर। ठीक है जी। ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की जो टर्म्स होती हैं ये सारी दो ही तरीक़ों से लिखी जाती हैं। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड से लिखी जाती हैं, एक यूके स्टैंडर्ड से। तो ज़्यादातर अमेरिकन स्टैंडर्ड चलती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो यूके स्टैंडर्ड होता है वो सिर्फ यूके में चल रहा है, यहाँ पे जहाँ पे पौंड चलते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। शेयर्स ऑफ स्टॉक इज बाट। ठीक है जी। स्टॉक जो होते हैं उनके शेयर बाट एंड सोल्ड एट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ वन प्राइमरी मार्केट, टू सेकेंडरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट इज इन विच न्यू सिक्योरिटी आर ओरिजिनली सोल्ड टू द इन्वेस्टर। यानी कि जो कंपनियां जो अपना इनिशियल शेयर बेचती हैं, जो नया नया शेयर बनता है, जो कंपनियां पर्सनली सेल करती हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। दी कंपनी सेल सिक्योरिटी टू रेज मनी। जब ये कंपनी क्यों शेयर मार्केट में शेयर बेचती हैं, ये अपना पैसा रेज करने के लिए। यानी कि आपको एक सिंपल पेपर दिया जाता है और कैश मनी जो है वो खुद रख लेते हैं। वो कैश मनी से जो भी इनकम होती है तो वो उसको डिविडेंड की शक्ल में या रिटेन अर्निंग की शक्ल में आपके बिजनेस ग्रोथ मॉडल के तौर पर यूज करती रहती है। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। द मार्केट इन विच प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी आर ट्रेडेड अमॉन्ग इन्वेस्टर। ठीक है जी। इसमें आप जो है किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर ख़रीदे हुए हैं, तो एज ए प्रॉफिट रेजिंग, अगर आप उस कंपनी को खुद से नुकसान हो जाए, उनके सेल ना हो, तो वो दूसरी कंपनियों के शेयर ख़रीद लेती हैं। तो उससे ये होता है कि उनका पोर्टफोलियो रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन रेट जो है उसका बढ़ सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टॉक में आपके पास होंगे उतना ज़्यादा रिस्क कम होगा। तो ज़ाहिर है हर एक इन्वेस्टर यही चाहेगा कि उसे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे जिसमें प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस हों। ठीक है जी। सेकेंडरी मार्केट वो होती हैं जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑलरेडी इशूड या प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी होती हैं वो बेची जाती हैं। व्हाट इज स्प्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड द स्प्रेड। बिड एंड आस्क प्राइस। आप जब इसका आसानी से मैं बताता हूँ, आप जब यूरो ख़रीदते हैं ना, तो वो आपको ख़रीदते हैं 200 का, तो
उसको आप बेचते हैं कितने का, 201 रुपये का, तो वो बिड प्राइस क्या है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ जाएगा ना, वो आपका स्प्रेड आ जाएगा। यानी कि 200 और 201 के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका स्प्रेड होगा, यानी कि आपका वन स्प्रेड आ गया। तो ये स्प्रेड जो होता है ये शेयर्स में भी होता है कि उसमें बिड्स और आस्क प्राइस भी होती है। आप उधर से चीज़ें खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये बिड प्राइस है, और फिर जब आप ख़रीद लेते हैं उसके बाद आप उसको सेल करते हैं, उसको आस्क प्राइस पे सेल कर देते हैं। एड एन एजेंट। अच्छा जी, व्हाट इज़ ब्रोकर? An agent who rearrange security transaction among investor, matching investor wishing to buy security and with investor wishing to sell security. They do not buy and sell security for their own account, facilitate trader, other is their business. तो ये ब्रोकर जो होते हैं ना, ये हमारी जो सिक्योरिटी होती है ना, हमें ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हम ब्रोकर के ज़रिए करते हैं, उनके अकाउंट के ज़रिए करते हैं। मसलन हम स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना है ना, तो डायरेक्टली हम वो उसको एक्सेस नहीं करते पहले, तो हम ब्रोकर के ज़रिए उसको ओपन करवाते हैं। यानी कि जब भी उसका अकाउंट खोलेंगे ना, तो साथ में रेफरेंस देंगे कि किस के ज़रिए खो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज को, तो हो सकता है हम जो हमारा ब्रोकर कौन सा हो सकता है हम निज़ाम बैंक के ज़रिए अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोल लें। तो उसमें ये होता है कि जब हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट करते हैं, तो ब्रोकर के तौर पर जो है मीज़ान बैंक को वो कंपनी जो है 2000 स्टॉक एक्सचेंज कंपनी जो है वो 2000 रुपये देती है, तो हम उसमें शेयर खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर ये सारी बैंक की जो है कंपनियाँ और प्राइवेट कंपनियाँ जो होती हैं ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, ये खुद ही जो है ना एजेंट बन जाती हैं। तो ये खुद ही यानी कि उनके लिस्टेड शेयर्स होते हैं, लेकिन ये खुद भी अपनी एजेंसी एजेंट पर रख लेते हैं कि हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, आप इसमें जाके इन्वेस्ट करें। जब आप इन्वेस्ट करते हैं उनके ज़रिए, तो वो उनके एजेंटों के ज़रिए वो आपके काम ले रहे होते हैं, यानी कि आपके पैसे जो हैं वो उनके एजेंटों के पास जाते हैं, तो वो शेयर ख़रीदते हैं, आपको उस पर माइनर प्रॉफिट मिलता है। जब आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा लेते हैं, तो आप उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो सब आपका होता है। ये सारी कंपनियां जो होती हैं इनके अपने पर्सनल अकाउंट्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर जितना नफ़ा नुकसान होता है सब उनका होता है। तो आपको जो है वो जो प्रियरली बताया जाता है, तो उस पर प्रॉफिट दिया जाए, उसके हिसाब से प्रॉफिट दिया, यानी कि आपको पहले ही उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब आप अकाउंट ओपन करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो 65% जो होता है, 55% जो होता है वो आपका होता है, 45% उनका होता है टोटल प्रॉफिट में से। लेकिन टोटल प्रॉफिट में से जितने भी ब्रोकर की कास्ट होती है, ट्रांजैक्शन की कास्ट होती है, वो आपसे काट ली जाती है। तो ये ब्रोकर जो होते हैं ना, ये एजेंट होते हैं जो आपको ट्रांजैक्शन खरीदने और बेचने में मदद देते हैं। ये अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदते। What is net present value? The difference between an investor market value and its cost is called the net present value of the investment। यानी कि आपने इन्वेस्टर की मार्केट वैल्यू क्या है, ये अगर एक बिल्डिंग उसने बनाई है तो उसकी मार्केट वैल्यू है 60 लाख रुपया, लेकिन उसको बनाने में कास्ट आई है 60,000 रुपया, तो इसको डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 10,000। मतलब एक चीज़ बिल्डिंग बनाई है 50 लाख की, वो बिक गई है 60 लाख की, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या होगी, कास्ट जो है 50 लाख तो आपने दे देनी है ठेकेदारों को, तो 10 लाख रुपया आपको बच जाना है, वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। When capital budgeting become more difficult? Capital budgeting become more difficult when we cannot determine the market price of comparable इन्वेस्टमेंट। अगर आपको टोटल कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट की आप उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, आपको पता ही नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उससे आप बजटिंग नहीं कर सकेंगे। मसलन
बिल्डिंग आपने बना दी है शानदार, और इतनी शानदार है जो बाहर से तो अंदर से और ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन ख़रीदने वाले ने तो बाहर की लुक से देख के कहना जी ये जनाब वो 1 करोड़ की बेची है, तो पता चले तो इस पर इन्वेस्टमेंट हुई है 1.5 करोड़, तो हो सकता है कंपनी को 50 लाख का नुकसान हो जाए। तो अगर कैपिटल बजटिंग इसलिए मुश्किल हो जाता है, इसमें फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है इन फ्यूचर कि आपने 10 प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो 10 प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी पड़ी है ये ना पता हो, तो भी आपको कैपिटल बजटिंग नहीं आती। या 10 बिल्डिंग बनाई है, आपको ये भी नहीं अंदाज़ा कि आप उनकी सेल प्राइस क्या होगी या मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो इस पर भी कैपिटल बजटिंग नहीं हो सकती, यानी कि आप अपने सरमाए का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। व्हाट इज डिस्काउंट कैश फ्लो? एस्टिमेट the difference between the present value of the future value. The estimate difference between the present value of the future cash flow and the cost of investment. This is known as discount cash flow valuation. कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट ये इस तरह होती है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस निकालना है किसके साथ, उसके फ्यूचर कैश फ्लो के साथ। मतलब आप ने प्रेजेंट वैल्यू आपकी 60 लाख है, अगर फ्यूचर वैल्यू 70 लाख है, तो एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट जो है उस पर आपकी आई हुई है 65 लाख रुपया, यानी कि टोटल कास्ट यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट पाके अगर आपका 65 लाख बनती है, 5 लाख आपका बचता है, तो व्हाट इज़ नोन एज जो कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। इसका मतलब है आपको 5 लाख बचेगा, इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर? अब फाइनेंशियल मैनेजर के गोल कहते हैं, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू इंक्रीज द शेयर वैल्यू। दिस डिस्कशन लीड टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू। An investment should be accepted if the net present value is positive and rejected if it is negative. जब तक आपके बिजनेस का नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि मौजूदा वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेप्ट होती रहेगी। जब तक पॉजिटिव होता रहेगा आपका नेट एसेट वैल्यू, तो वो एक्सेप्ट होती रहेगी। मतलब 1 लाख रुपया लगाया, 1,50,000 रुपया बचत हो रही है, तो वो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो उसकी सेल प्राइस 80,000 बन रही है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 80,000 आ जाएगी। तो इसका मतलब है आप वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम यही है कि वो वही प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आए, या वो प्रोजेक्ट जारी करेगा जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो या कंपनी को प्रॉफिट हो, या जिससे सेल बहुत ज़्यादा हो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को मीट किया जा सके। अब ये जितने भी मतलब फाइनेंशियल बैंक वगैरह हैं, तो इसमें मैनेजर होते हैं, ये जहाँ जहाँ पे पैसे लगाते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो क्या करते हैं कि एक बैंक ने, और मोस्टली जो बैंक जो होते हैं वो आप बिल्डिंग खरीद के कस्टमर को दे देते हैं और उस पर उससे प्रॉफिट चार्ज कर लेते हैं। मतलब उसने ख़रीदा है 60 लाख रुपए का, कस्टमर के लिए कोठी ली है, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब मिजान बैंक वाले जो है ना वो अपनी कीमत रख देते हैं। मतलब अगर 60 लाख रुपए का ना, तो वो 17% के हिसाब से ना उससे प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि 60 लाख ज़रबे 17% या 20% कर लें, तो 4 लाख ज़रबे 20% पे बनता है इनका 6 लाख रुपया। तो उन्होंने सीधे 66 लाख रुपीज़ ले लेने हैं, वो 5 साल के लिए में लें या 10 साल में। मतलब 10 साल में 1% से 6 लाख रुपया लें, तो उनके 20 कस्टमर हों तो 6 लाख, तो 20 कस्टमर हों तो मेरा ख्याल है ये 12 लाख रुपया बन जाता है। अब 12 लाख प्रॉफिट जो होता है 10 साल के लिए, ये कोई मेरा ख्याल काम नहीं है। तो यानी कि हर साल का 1,20,000 रुपया सिर्फ एक कस्टमर का। तो हर बैंक के पास ऐसे 100 कस्टमर हों तो 1 करोड़ पे प्रॉफिट बन जाता है। तो मेरा ख्याल है बैंक वाले तो वारे न्यारे करते हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको अंदाज़न बता दिया है कि कैसे ये फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट में तावन करते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर जो है इस पे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अकेला मालिक जो होता है वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट शो कर देता है, अपनी पैसों से ब्रांचें ख़रीद लेता है, बाकी पैसा तो आवाम खुद ही उधर आके डाल देती है। उसमें तो 50% डालना होता है शुरू में,
जब वो भी पैसा आवाम का बैंक में डिपॉजिट हो जाए तो सारा काम उसी से चलता है। या कंपनी में भी ऐसा ही है कि कंपनी में अगर इतने ज़्यादा शेयर सेल हो जाएं तो मालिक ने सिर्फ प्लांट लगाने होते हैं और उसकी प्रोडक्शन का जितनी भी होती है वो सारे शेयर सेल करके पैसा रेज करके उससे की जा सकती है। What is payback rule? The payback period is the amount of time required for an investment to generate cash flow sufficient to recover its initial cost. मसलन आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, उस पर 3 करोड़ रुपया खर्चा आया हुआ, यानी कि यही आपको बता देता हूँ कि इफ़ यू sell a house of 60 lakh in 66, that will recover your 66 lakh in 10 years, then the payback period is 10 years, यानी कि 10 साल तक आपकी इनिशियल कैश जो है वो रिकवर हो जाएगी। द इन्वेस्टमेंट पे फॉर इट्स, तो इनिशियल पेमेंट उस वक्त तक कास्ट उस वक्त तक कंप्लीट हो सकता है वो 9 साल में ही हो जाए 60 लाख, और बाकी 6 लाख जो बाद में आएगा वो उनका प्रॉफिट होगा। तो बैंकिंग सेक्टर ये इस तरह के काम क्यों करते हैं? इससे काम इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनके पास इनके रिजर्वर होते हैं, वो इनको इजाज़त देते हैं कि आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट खरीदें, आपको उस पर जितना भी लोन चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे देता है। तो जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको पैसे दे देता है तो वो उनकी सिर्फ फिजिबिलिटी देते हैं कि हमने ये कोठी जो है, हमने तो ये 70 लाख की बेच दी है, हमने तो 60 लाख की खरीदी थी, कस्टमर से हमने 70 लाख रुपया लेना है, तो आप ऐसा करें 60 लाख रुपया हमने जो रिजर्वर दिए हुए हैं उनमें से 60 लाख रुपया हमें बैक कर दें। तो इससे ये होता है कि कंपनी के मालिक के पैसे भी, बैंक को अपने पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, कंपनी के मालिक के पैसे भी वो नेट कैश में दोबारा बैंक में आ जाते हैं जो स्टेट बैंक की तरफ में जमा हुए। तो स्टेट बैंक जो है वो उसको स्लोली रिज़र्व करते रहते हैं। वो तकरीबन डेली बेस अपने कैश बैंकों से उठा के ले जाते हैं जितनी एक्स्ट्रा होती है रिज़र्व कैश में। तो रिज़र्व कैश जो है वो भी चेक क्लियरेंस में यूज़ होती है। This investment pay for itself back in exactly 2 years and payback period is 2 years. अगर इनिशियली पे ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज अगर एग्जैक्टली 2 ईयर में पे हो तो इसको पे बैक पीरियड 2 ईयर कहते हैं। ये क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू में भी। व्हाट इज एवरेज अकाउंटिंग पीरियड? Some measure of average accounting profit over some measure of अकाउंटिंग वैल्यू, यानी कि एवरेज नेट इनकम ओवर एवरेज बुक वैल्यू। नेट इनकम आपकी उसमें एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न किया जाता है, ठीक है जी। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न कहा जाता है। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न के फॉर्मूला जो है एवरेज नेट इनकम ओवर एवरेज बुक वैल्यू। How to calculate internal rate of return? The only way to find internal rate of return in general is by trial and error method, ठीक है जी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये होता है कि फर्म ने अपने इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम जनरेट की हुई है, जो एसेट सेल की बनाए हुए हैं उनसे, जो सेल कर रही है प्रोडक्ट्स अपनी, तो उनसे कितनी इनकम बना रही है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, इफ टू इन्वेस्टमेंट एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन टेकन वन ऑफ देम मीन दैट वी कैन नॉट टेक द अदर वन, यानी कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट ली जाती है, हम दूसरी नहीं लेंगे, ठीक है जी। मतलब एक वक्त में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट हमने लेनी है, यानी कि इसमें जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगी हम सिर्फ वही चुनेंगे, दूसरी को हम इग्नोर कर देंगे। मतलब एक बिल्डिंग बनाई है तो उसमें एक 60 लाख की बनती है, एक 70 लाख की बनती है, तो हम वही बनाएंगे जो 60 लाख की बनेगी, और जो सेल प्राइस वो हो सकता है दोनों की एक ही हो 80 लाख। तो इसलिए हम अल्टरनेट प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे जिसमें कम कास्ट आए और प्रॉफिट ज़्यादा आए।
What is quality of internal rate of return? Most widely used, easily communicated and understood. We can estimate internal rate of return even if we do not know the discounted rate. ठीक है जी, हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मालूम हो जाता है अगर वी डू नॉट नो द डिस्काउंटेड रेट। हमें डिस्काउंटेड रेट नहीं पता, यानी कि बिल्डिंग के कितने की सेल होगी, कितने की नहीं सेल होगी, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता चल रहा है कि अगर हर बिलियन में हमें 1 मिलियन प्रॉफिट आ रहा है डेली का, तो इसलिए हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो पता है। अब प्रोजेक्ट की डिस्काउंट कैश फ्लो की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो डेली प्रॉफिट आ रहा है, हम उसी तरफ नज़र रखेंगे। What is incremental cash flow? The relevant cash flow are defined in terms of change in and increase into the firm existing cash flow. They are called the investment cash flow associated with the project। ठीक है जी, ये जो है इंक्रीमेंट ऑफ द फिल्म एग्जिस्टिंग कैश फ्लो, दे आर कॉल्ड द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, कैश फ्लो इंक्रीमेंटिंग जो होती है, रेलेवेंट कैश फ्लो आर री डिफाइन इन टर्म ऑफ चेंज इन आर इंक्रीज टू। ठीक है जी, कैश फ्लो में चेंजिंग होना, इंक्रीमेंट होना, द फिल्म एग्जिस्टिंग कैश फ्लो में इजाफा होना। ठीक है जी, दे आर कॉल्ड द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट। ठीक है जी, कैश फ्लो होती है, इन्वेस्टर देते हैं, शेयर होल्डर देते हैं, बिजनेस ओनर इक्विटी की शक्ल में देते हैं, तो इससे कैश फ्लो होती है। कैश फ्लो इंक्रीमेंट होती है, जब इंक्रीमेंट होगी तो हम उसको कहेंगे कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। व्हाट इज sunk cost? The cost that has been incurred and cannot be recouped and therefore should not be considered in an investment decision. For example, a consultant fee for evaluation the option of launching a new product। मसलन कंपनी जो है ना, वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मसलन नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है, उस पर हम किसी का वो कंसल्टेंट से मशवरा करती है कि ये प्रोडक्ट है, हमने ये वाली लॉन्च करनी है, 5-6 प्रोडक्ट हैं, उनमें से ये प्रोडक्ट जो है हमने लॉन्च करनी है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट कंसल्टेंट जो है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगी वो देगा। तो ये कामयाब मशवरे देने वाले भी लोग होते हैं हमारे हायर अथॉरिटीज़ में, और जो अच्छे मशवरे देते हैं ना, तो वो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, वो अच्छी फीस भी लेते हैं। तो वो जो उसकी जो कास्ट होगी है वो शंक कास्ट में के आएगी, क्योंकि ये कास्ट जो है ना तो प्रोडक्ट में की ख़रीद में इस्तेमाल होगी, ना ही प्रोडक्ट की सेल में इस्तेमाल होती है, ये सिर्फ कंसल्टेंट फीस होती है, तो इसको हम शंक कास्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये आज का आखिरी सवाल। Opportunity cost, the most valuable alternative that is given up if a particular investment is undertaken. For example, options of selling a piece of land bought year ago at market rate instead of estimating a school of it। Opportunity cost, the most valuable alternative that is given up if a particular investment is undertaken। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसमें जो सबसे अच्छी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होगी उसमें करेंगे, तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी का। फॉर एग्जांपल, ऑप्शन ऑफ सेलिंग ए पीस ऑफ लैंड एट मार्केट रेट इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए स्कूल अपॉन इट। मसलन एक बिल्डिंग आपने स्कूल बनाना है, स्कूल में आपको 15 साल बाद 15 लाख रुपए बचेगा, लेकिन उसी जगह अगर उसी बिल्डिंग को बेच दें तो उसको 15 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको क्या ज़रूरत है स्कूल खोलने, 10 साल लगाएं फिर उस पर 15 लाख कमाएँ, तो आपकी चीज़ उसी वक्त मौके पे सेल हो गई है, तो सेल हो जाती है, तो 15 लाख रुपये उसी वक्त प्रॉफिट मिल जाता है, इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो है ना alibaba.com से आपने
स्मार्ट वॉच मंगवाई हैं, 100 स्मार्ट वॉच मंगवाई हैं, उधर से आपको स्मार्ट वॉच 700-800 रुपये की मिल जाती है। जब वो आपकी वॉच इधर आती है तो आप बजाय इसके वो उसको 2500 की या 2000 या 2500 रुपये की सेल करते हैं 1 बाई 1, 10 बार आप उसको सेल करते हैं तो मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, वो 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। अगर वो आपके लमसम वो 1300 रुपये में सारी घड़ियाँ सेल हो जाती हैं, यानी कि उसी दिन आपको सेल हो जाती हैं। आपने 100 घड़ियाँ मंगाई हैं, 800 की मंगाई हैं, 1300 में सेल हो जाती है, 500 रुपये प्रॉफिट होता है एक घड़ी पे। आप बजाय इसके कि वो आप 1 महीने में उसको सेल करें, आप उसी दिन उसको सेल कर दें 500 रुपये 100, तो आप जो प्रॉफिट कर लें, ये आपका 50,000 रुपये प्रॉफिट एक दिन में आ जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको 1 महीना लगाएं, 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगा के दराज पे बेचें या कहीं और पे मार्केट में जाके सेल करें। Okay, thank you. Next video will be to show you after this watch.